रूह को लर्जा देने वाली ये साउंड है। सोमालिया में ऑयल टैंकर पर बहरी कज़ाकों के कब्ज़े के बाद 11 पाकिस्तानियों की जो किस्मत के फ़ैसले हैं, अब वो हालात कज़ाकों और पाकिस्तान और वहाँ की हुकूमत के साथ बातचीत पर मुनहसर हैं। हम इन लोगों की हालत ज़ार आपके सामने रखेंगे। कराची आपको लिए चलेंगे जहाँ पर असलम खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फैमिली के मेम्बरान मौजूद हैं। नाजरीन, मामला सिर्फ सोमालिया के कज़ाकों में के कब्ज़े में जो लोग हैं उनका नहीं है। हम कंबोडिया के मामले को भी टेकअप करेंगे। 54 पाकिस्तानी कंबोडिया की मुख्तलिफ़ जेलों के अंदर मैसूर हैं और पाकिस्तान की हुकूमत उनकी बाज़ियाबी के लिए भी काम कर रही है। बहुत ज़्यादा मालूमात हमारे पास नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि सोमालिया और कंबोडिया के अंदर जो पाकिस्तानी मौजूद हैं उनको अपनी टॉप स्टोरी के तौर पर लेके चलें। तो जो कंबोडिया के मामलात हैं वो सुमेरा खान हमें बता रही होंगी, वो भी तैयार हैं। तो पाकिस्तानी किस मुश्किल में हैं, एक तरफ कज़ाक हैं, दूसरी तरफ एक सख्त गिर किस्म का पुलिस का निज़ाम है और ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ज़्यादा पाकिस्तानी जो 54 की तादाद बताई जा रही है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स के ग्रोहों के कब्ज़े में है। तो सुमेरा से ये भी मालूमात लेंगे। हम आपको नाज़रीन मशरिक़ वस्ता भी लिए चलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का मानना ये है कि वो मिस्टर नाइस गाय नहीं रहेगा, ईरान के साथ मामलात तो वो किसी और तरीके से तय करेगा। उसकी बड़कों पर हम नहीं जाना, लेकिन खौफनाक हक़ाइक़ हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं। वो ग्रुप ओपेक का जो दुनिया भर में दहाइयों से तेल की कीमतों का तयन करता था, अब 1 मई के बाद यूएई के बगैर काम कर रहा होगा। यूएई और सऊदी अरब के ताल्लुकात पहले से एक ख़तरनाक मोड़ के ऊपर खड़े थे। मनफियत उनके अंदर ज़्यादा थी। मामलात ख़ारजा पॉलिसी के भी हैं, मामलात इसराइल के साथ ताल्लुकात के भी हैं। लेकिन ओपेक से अगर यूएई निकलता है तो फिर ये इशू क्या बनेगा, मुस्लिम उम्मा का क्या होगा? जब बड़े ममालिक जो तेल के साथ जुड़े हुए हैं वो अपने बिज़नेस के मामलात को सीधा नहीं कर सकते, तो हम क्या तवक्को करें कि आने वाले दिनों में मशरिक़ वस्ता के अंदर मुसलमान ममालिक के दरमियान किस किस्म के ताल्लुकात बनेंगे? अदिल मलिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, यूके में इस वक्त मौजूद है। वो हमें बताएंगे कि उनके ख्याल में क्या होने वाला है। दुकानें बंद हैं। अगर आप 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले बाज़ारों में घूम रहे हों तो ग्राहक तो अगर आप हैं तो मौजूद हैं दूसरे ग्राहकों की तरह, लेकिन दुकानें बंद हैं। ताजर परेशान हैं, कहते हैं कि उनकी जो बिक्री है वो तकरीबन 25% ख़त्म हो गई है। जो लोग बहुत बड़ी तादाद में रात की शिफ्ट में काम किया करते थे उनकी नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, बिज़नेस में मंदा है। तो हम लाहौर में आपको लेके चलेंगे। वहाँ की मशहूर ज़माना मार्केट लिबर्टी के सामने हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं और असफंदियार फ़रुख साहब जो चेयरमैन हैं चेन स्टोर एसोसिएशन पाकिस्तान, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। लेकिन बात का आगाज़ हम करते हैं सोमालिया में मैसूर पाकिस्तानियों की हालत ज़ार और कंबोडिया की जेलों में मौजूद पाकिस्तानियों के हवाले से। कराची चलते हैं। असलम, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम। ये फरमाइएगा कि इस इशू का बैकग्राउंड क्या है, ज़रा बताइएगा कि क्या हुआ। देखिए तला साहब, 21 अप्रैल 2026 का ये वाक़या है। अभी चंद रोज़ पहले यूएई की फजीरा पोर्ट से एक ऑयल टैंकर तकरीबन 18,000 बैरल तेल लेकर सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु की तरफ रवाना हुआ और जो उसकी जो पोर्ट है वहाँ से तकरीबन 30 के फासले पर 6 बहरी कज़ाकों ने उस जहाज़ पर हमला किया। उस जहाज़ के 17 रुकनी अमले को यरगमाल बना लिया। इंडोनेशियन कप्तान है इस जहाज़ का और 11 पाकिस्तानी उसमें जो है वो एक यरगमाल बनाए गए हैं। उसमें एक श्रीलंका का भी शहरी है, उसमें इंडियन शहरी भी है। जो 11 पाकिस्तानी शहरी हैं उनमें सवात, मर्दान, मुल्तान और कराची के शहरी शामिल हैं। हम एक ऐसी फैमिली के पास मौजूद हैं कराची में, सैयद हुसैन यूसुफ, जो इस यरगमाल बनाए गए जहाज़ पर सेकंड इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। और 11 अगर हम बात करें, और आपने भी कंबोडिया की भी मिसाल दी, तो तला साहब जो सोमालिया में यरगमाल है उस वक्त उनकी सूरत हाल बहुत ही एक तशवीशनाक है। वहाँ पर जो कैदी हैं वो अपने घर वालों से रब्ता करके बता रहे हैं कि वो अब भूखे प्यासे भी यहाँ पर रह रहे हैं और अब हर एक यरगमाली के ऊपर एक गनमैन उन्होंने सोमालियन जो कज़ाक हैं वो तैनात कर दिया गया है और वो उन्हें जो है
इतनी ही बात करने दी कि उन्होंने घर पर ये इतला दी कि वो यरगमाल बना लिए गए हैं, वो मैसूर कर लिए गए हैं। तो अब उन 11 पाकिस्तानी मैं कहूँगा ख़ानदानों पर एक इस वक्त वो परेशानी, जहनी अज़ियत, दुख और कर्ब में मुब्तला हैं। उनके जो बच्चे हैं, उनके जो अहल खाना हैं, उनके जो करीबी अजीज़ हैं, वो सब परेशानी से दो चार हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से उनकी मुलाकात हुई थी। गवर्नर सिंध ने उनको ये यकीन दिलाया कि वो वफाकी हुकूमत से रब्ता करेंगे और इस मसले को हल कराने की कोशिश करेंगे। ये फैमिली कल प्रेस क्लब पर तमाम जो मुतासरीन हैं प्रेस क्लब पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और कोशिश कर रहे हैं वो दफ्तर खारजा से किसी तरह कोई आवाज़ उठाई जाए। वैसे जो हम बात करें कि वफाकी वज़ीर बहर-ए-अमूर वो भी राब्ते में हैं उन जो सोमाली हुकूमत से भी। और असलम हम चाहेंगे कि आप इस फैमिली से बात करें, इनसे जो बात इनके ज़रिए आएगी उससे हमें पता चलेगा कि उन जी बिल्कुल। अभी मैं पहले ज़रा सुमेरा से बात कर लूँ, क्योंकि कंबोडिया के अंदर भी 54 पाकिस्तानी इस वक्त जेलों में मौजूद हैं। उनकी जो वीडियोज़ आ रही हैं वो भी बहुत ही परेशान कुन हैं। सुमेरा ये बताइएगा कि सोमालिया का तो कज़ाकों का हमला है, कंबोडिया में क्या हुआ? बहुत शुक्रिया तलत साहब। और ये एक बहुत देरीना मसला है। कंबोडिया में, थाईलैंड में, म्यांमार में, ये 3 ममालिक ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन स्कैम के लिए अपने बंदे ढूंढते हैं। पूरी दुनिया से इनके शिकार आते हैं। मेरी बहुत हैरत अंगेज़ जो हमारे पास टोल है वो ये कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, यहाँ से जितने भी लोग ये ऑनलाइन नौकरियों के फ्रॉड में झांसा देकर बुलवाते हैं, एयरपोर्ट से निकलते ही उनका पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स लेकर उनको दूर दराज जो कंट्री साइड होती है वहाँ पर कंपाउंड्स में ले जाया जाता है। इसी तरह शिकार बनने वाले 54 पाकिस्तानी जो अभी तक तो ऑनलाइन डेटा के मुताबिक सामने आए हैं वो वहां पर डिटेन्ड थे, जिनको अरेस्ट किया गया था कंबोडियन अथॉरिटीज़ की जानिब से। ये सीम रियप इनका एक प्रोविंस है कंबोडिया का, उसमें ये रेड्स के अंदर गिरफ्तार किए गए थे। मगर अभी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसाक डार, उन्होंने एम्बेसी के ज़रिए कंबोडियन अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करके इनकी जल्द रिहाई के लिए रिक्वेस्ट की थी, जिसको कंबोडियन अथॉरिटीज़ ने एक्सेप्ट भी किया और इनसे चार्जेस भी वेव ऑफ कर दिए हैं, क्योंकि उनका लॉ ऑन कम्बैटिंग जो ऑनलाइन स्कैम है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। मगर अगर आप बता पाएं ये ऑनलाइन स्कैम है क्या, और पाकिस्तानी कंबोडिया के अगर ऑनलाइन है तो फिर कंबोडिया में रह के स्कैम का हिस्सा कैसे बने हैं? क्या ये स्कैमर्स हैं या उसके विक्टिम्स हैं स्कैम के? वो स्कैम है क्या? तले साहब इसकी बहुत गहराई में शायद जाए बगैर मैं आपको बस हिंट एक इतना करूँगी कि एक बहुत ही गैर इखलाकी ऐसा पेशा है जिसको कंबोडिया से कंट्रोल किया जा रहा है। और ऑनलाइन स्कैम में इसमें हमारे न सिर्फ लड़के बल्कि पास्ट में ख़वातीन जो हैं वो भी शिकार बनी हैं, जिनको एम्बेसी ने बहुत रिस्पेक्टफुली फिर वहाँ से रिट्रीव करवा के पाकिस्तान पहुँचाया है। मगर एक बार अगर ये उनके हत्थे चढ़ जाते हैं तो पूरी दुनिया में जो पास्ट में जिसको डार्क वेब का भी नाम दिया जाता रहा है, ये उसका हिस्सा बन जाते हैं चाहते ना चाहते हुए। और इनको मजबूर किया जाता है कि ये अपने शिकार को ऑनलाइन तरीके से, अगर खातून है तो वो खातून को एक कमरे में बिठा दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप पूरी दुनिया में सर्च करें बायोडेटा वाइज, या उनको जो रिक्वेस्ट आती हैं जिसको डार्क वेब से कनेक्ट करके अपने कस्टमर्स और क्लाइंट्स तक पहुंचाया जाता है। तो डार्क वेब से कनेक्टेड स्कैम है जिसके अंदर पाकिस्तानी पकड़े हुए। आई थिंक ये आपने डार्क वेब का जो बताया, ये एक गलीज तरीन दुनिया है जिसके अंदर पाकिस्तानियों का इस तरीके से आना लम्हा फिक्री। आपके पास मैं दोबारा आऊँगा। असलम खान आपके पास मैं आ रहा हूँ, आप फैमिली से बात कीजिएगा। लेकिन नाज़रीन हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे देते हैं कि चमन सेक्टर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई, मार्टर फायर किए गए सोल आबादी चमन में, जिसकी आई में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के तालिबान की 2 चेक पोस्टें खबर के मुताबिक तबाह की हैं, वकास पोस्ट और खुर्शीद पोस्ट। ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ, चमन सेक्टर की खबर है। ज़रा असलम साहब फैमिली से बात कीजिएगा और नाजरीन को आगाह कीजिएगा कि किस कर्ब से गुजर रही है फैमिलीज़। अभी उनकी जो अहलिया है सैयद हुसैन यूसुफ, उनसे हम तला साहब अपने नाज़रीन तक उनकी बात पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कब आपका रब्ता हुआ, क्या बात कही उन्होंने, आप लोगों को किस तरह पता लगा कि ये वाक़या हुआ है? 21 अप्रैल की दोपहर 3 बजे मेरी अपने हस्बैंड सैयद हुसैन यूसुफ से बात हुई है। ये ऑनर 25 पे एज आ सेकंड इंजीनियर सेल कर रहे हैं। तो दोपहर 3 बजे मेरी उनसे बात हुई है। उसके बाद मेरे 2 दिन तक कोई बात नहीं हुई। एक फैमिली ने हमसे कांटेक्ट किया, उनके ज़रिए हमें पता चला कि इनका शिप जो है वो हाईजैक हो गया है। और 2 से 3 दिन के बाद इनकी मुख्तसर से कॉल आई और उस पर उन्होंने बताया कि हमारा जो शिप है वो हाईजैक हो गया।
किस हालत में थे, क्या उन्होंने आपको बताया कि कुछ फैमिलीज़ की तरफ से हमसे एक रब्ता हुआ कि खाने को भी उन्हें नहीं दिया जा रहा, और इब्ने अमीन शम्स है, उनका 4 माह का बेटा है, उसने इस तरह एक ऑडियो पैगाम भेजा कि उन्हें मारने के लिए लेके जाए जा रहे हैं। यासुर हुसैन भी उसमें थे। तो आपको उन्होंने अपनी परेशानी बताई और गवर्नर सिंध से आपकी मुलाकात हुई थी, इसके अलावा किसी से रब्ता हुआ आपका? उन्होंने बस फ़ोन पे ये मुझे बताया कि ये हमारा जहाज़ हाईजैक हो गया, और एक खौफ व हिरास की कैफियत थी। उनसे बात भी सही तरीके से नहीं की जाती थी, और उन्होंने ये कहा कि अब हमारे पास जो हम सामान वहाँ से लेके चले थे तो अशिया वगैरह सब ख़त्म हो चुकी हैं और हम बहुत मुश्किल हालात में हैं। तो उन्होंने भी हुकूमत से ये अपील की है कि, और मैं भी यही अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाए और उनको जल्द से जल्द 11 पाकिस्तानी सीमेंस को पाकिस्तान खैर आफियत के साथ लेके आया जाए। तकरीबन 7 मिलियन डॉलर का एक मुतालबा किया गया है, 70 लाख डॉलर का मुतालबा किया है। तो क्या आपको किसी हुकूमती शख्सियत ने, गवर्नर सिंध ने कोई यकीन दहानी कराई कि वो उसमें इस हवाले से क्या काम करें? तलत साहब, भांजे उनके मौजूद तालिब, में उनसे कहूँगा कि वो भी ज़रा बताएं आपकी क्या बात हुई और आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने ऑस्ट्रेलिया में था, मैंने भरपूर कोशिश की, मिनिस्टर कोशिश की कि नेवी में हम अप्रोच कर सकें, जहाँ कोशिश कर सकते कोशिश की। और हम ऑस्ट्रेलिया से वापस आए ये सुन के? जी, 4 दिन तक हमें किसी ने अप्रोच नहीं किया। किसी का समाजी कारकुन कराची के हैं, हमने उनसे इल्तिजा की कि आप इस मसले पे वीडियो करें। वो वीडियो की, उसके बाद जो है वो हमें गवर्नर साहब ने बुलाया और फैमिली को यकीन दहानी कराई। उसके बाद वही जो समाजी कारकुन हैं उन्होंने जहाँ जहाँ वो कॉल कर सकते थे कॉल की, और उसके बाद मुतअद्दिद शख्सियात अक्रॉस मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ उन्होंने हमें एश्योरेंस तो दी है, मगर हमारा मुतालबा ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इस पर एक कमेटी फॉर्म कर दे और एक फोकल पर्सन अपॉइंट करें जो कम से कम फैमिलीज़ को तसल्ली दे सकें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि फैमिलीज़ जो हैं वो दरबदर हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएं, कभी वो कहीं जाते हैं कभी कहीं जाते हैं। कल उन्होंने प्रेस क्लब पे ऐलान किया है प्रोटेस्ट का और प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और हम मुतालबा करते हैं कि अगर फॉरेन मिनिस्ट्री इस पर एक कमेटी फॉर्म कर दे, हाई रैंक कमेटी फॉर्म कर दे और एक फोकल पर्सन अपॉइंट कर दे फैमिलीज़ के लिए, तो उनके लिए सुकून का बायस होगा। इनकी तलत साहब बेटी भी मौजूद हैं, सैयद हुसैन यूसुफ की, मैं उनसे भी बात करूंगा। बेटा क्या कहेंगे आप? आपकी मैंने एक अपील भी कहीं देखी थी, क्या कहेंगे आप? बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे बाबा को यहाँ सही सलामत लाएं। मुझे नहीं पता वो किस मुश्किल में, वहाँ क्या हालात हैं, खाना वाना सब खाया होगा या नहीं। इवन के स्कूल आज मैं गई थी, मेरी दोस्तों ने भी पूछा था, पर मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि बाबा कब आएंगे। आपको किसी ने तसल्ली दी, किसी ने रब्ता किया आपको? जिस तरह ये बता रहे हैं कि सिर्फ एक मुलाकात हुई थी गवर्नर साहब से। नहीं, मेरी नहीं हुई। ठीक है, आप उनके साहबजादे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानियल यूसुफ है। दानियाल, आपके पेपर हो रहे हैं, आप आज ख़त्म हुए पेपर आपके? जी, मेरे कल ख़त्म हुए थे पेपर, लेकिन उसमें भी कि बड़ी मुश्किल से घर वालों ने मुझे कन्विंस किया कि पेपर जाओ। मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त है कि मैं अपने पेपर्स देकर आऊँ, और ये कि बहुत मुश्किल से पढ़ाई हो पाई है और बहुत मुश्किल हुई। तो आपकी बात हो सकती है, सिर्फ बाबा की बात हुई है? मेरी हुई थी बाबा से बात थोड़ी देर की, वो भी 2 से 3 मिनट को हुई, लेकिन उसमें भी वो परेशान थे और बस यही कह रहे थे कि ये गनमैन खड़े में ज़्यादा देर हम बात नहीं कर सकते हैं, और बहुत परेशानी के आलम में थे उस वक्त कि आज तक हमने कभी उनके मुंह से इस तरह परेशानी नहीं देखी कि जिस तरह उनकी आवाज़ में उस वक्त दर्द था, हमने नहीं देखा उस वक्त आज तक कभी। असलम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने फैमिली से बात की। से बात करना चाह रहा था लेकिन वक्त की कमी आड़े आ रही है। सोमालिया हो, कंबोडिया हो, कहीं भी हो, पाकिस्तानी अगर मुश्किल में है तो सारी कौम की दुआएं उनके साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि निज़ाम पूरा ज़ोर लगाएगा सोमालिया कज़ाकों के जो कब्ज़े में लोग हैं उनको बाज़ेयाब करवाने के लिए। और कंबोडिया का जो स्कैम है जिसका जिक्र किया सुमेरा ने कि ये डार्क वेब के साथ कनेक्टेड है, ये तो एक बैनुल-अक़वामी जुर्म भी है और इसके अंदर पाकिस्तानियों की इतनी बड़ी तादाद में होना लम्हा फ़िक्रिया भी है और उसकी तहकीक की भी ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की अफवाज के सरबराहान, क्योंकि ये मुल्क की इज़्ज़त का भी मामला, जिसमें मैंने पहले कहा कि ट्रांसनेशनल क्राइम है, दोनों का बहुत शुक्रिया। हम नाज़रीन आपको पाकिस्तानियों के हवाले से मशरिक़ वस्ती में लिए चलते हैं। सऊदी अरब के अंदर तकरीबन 30 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं, यूएई के अंदर तकरीबन 20 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं। मिला के पाकिस्तान जो तमाम दुनिया से रेमिटेंसेस मंगवाता है उसका तकरीबन 50% से ज़ायद इन दो ममालिक से आता है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं,
यूएई ओपेक से 1 मई को निकल जाएगा। मशरिक़ वस्ता के हालात कैसे बन रहे हैं, कैसा मशरिक़ वस्ता हमारे सामने आ रहा है। प्रोफेसर अदील मलिक ने हमें ज्वाइन कर लिया है यूके से। अदील साहब बहुत शुक्रिया। सवाल बड़ा सादा सा है, यूएई और सऊदी अरब आमने सामने लगते हैं, आपको क्या लगता है कि ये मैनेजेबल इश्यूज़ हैं या ये बढ़ भी सकते हैं? देखिए, ये आपको मालूम होगा कि इस जंग से पहले भी सऊदी अरब और मुत्तहिदा अमारात की जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कंपीटिंग विजन्स, यानी मुख्तलिफ तरह के आरा बन रही थी कि दुनिया में उनका क्या रोल होना चाहिए। तो थोड़ी बहुत रिफ्त तो थी, लेकिन अब ये ज़्यादा खुल के सामने आई है ये जो ईरान की जंग है उसके बाद। और ये जो ओपेक से इनखला है यूएई का, वो भी एक तरह का इशारा है कि जो ओपेक पे कंट्रोल है सऊदी अरब का, क्योंकि वो लार्जेस्ट स्विंग प्रोड्यूसर है, वो उसके लिए वो एक चैलेंज है। हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इम्कान नहीं है कि मुकम्मल तौर पे एक दूसरे का मुआशी बॉयकॉट शुरू हो जाए, जिस तरह कतर का बॉयकॉट हुआ था। और वो उसकी चंद वजूहात हैं। जो सबसे बड़ी वजह है मेरे ख्याल में वो ये कि जो इनकी तिजारत का हुजम है आपस में बहुत ज़्यादा है। यानी जो मुत्तहिदा अरब अमारात की जो एक लॉजिस्टिक्स हब है, वहाँ के जो पोर्ट से सामान आता है वो ज़्यादातर जाता है सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया के लिए यूएई लार्जेस्ट पार्टनर है, लॉजिस्टिक्स और पोर्ट हब है। और इसी तरह यूएई के लिए बहुत बड़ी मंडी है, सबसे बड़ी अरब मंडी है सऊदी अरेबिया। तो मुझे लगता है कि ये जो आपस के इतने गहरे मुआशी ताल्लुकात हैं, बीइंग द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ये किसी हद तक एक रोल प्ले करेगा कि ये ज़्यादा एस्केलेट फिलहाल ना करे। लेकिन ये चीज़ बहुत तेज़ी से, प्रोफेसर साहब, मामला सिर्फ तिजारत का नहीं है। आपने सोमालिया में, यमन में देखा, सूडान में देखा, वहाँ पर बड़े गहरे इख्तलाफात इनके मौजूद हैं। इसराइल के साथ ताल्लुकात के ऊपर गहरे इख्तलाफात मौजूद हैं। दोनों की जमासाल क़यादत है, उनके अपने विजन्स हैं, उनके आपस में टकराव बड़े गहरे हैं। तो जंग तो खैर नज़र नहीं आ रही, लेकिन लगता यूँ है कि यूएई ने फैसला कर दिया है कि अब वो अपनी राह अपनाएगा और अकेले ही अपनाएगा। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि जिसको हम जीसीसी कहते हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, उसका एक बड़ा अहम रुकन था। लेकिन अब जो नए डायनामिक्स हैं उसमें सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर और बहरीन भी, कुवैत भी, ये सारे ममालिक एक मुख्तलिफ जाविये पे आ रहे हैं। ज़ाहिर है बहरीन के साथ लेकिन यूएई का भी काफ़ी ताल्लुक है। लेकिन बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि अब हम एक तरह की परमानेंट स्प्लिट की तरफ जा रहे हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की। जैसे मैंने कहा कि मुआशी ताल्लुकात इतने कि शायद ये बहुत खुल के सामने ना आए, लेकिन ये है कि अब दो मुख्तलिफ समतों का तयन हो गया जहाँ तक जियोपॉलिटिक्स का ताल्लुक है। और हम बीच में खड़े हैं प्रोफेसर साहब। हमारे दोनों अतराफ बड़े गहरे इंटरेस्ट हैं। सऊदी अरब के अंदर हमारे सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, यूएई के अंदर उससे कम हैं। लेकिन अगर आप हर फर्द के हवाले से देखें तो यूएई के अंदर जो लोग कमा रहे हैं वो पर कैपिटा सऊदी अरब की निस्बत ज़्यादा पैसे पाकिस्तान भेज रहे हैं। तो मामला सिर्फ पैसों का नहीं, एम्प्लॉयमेंट का भी है। और हमने देखा कि हालिया कॉन्फ्लिक्ट के अंदर यूएई ने जब रोल ओवर करने से इनकार कर दिया तो हमें उनके पैसे वापस करने पड़े, और साथ ही सऊदी अरब मौजूद था जिसने हमें मज़ीद पैसे दे दिए। तो हम तो बीच में खड़े हैं और यूएई की तरफ से भी डिमांड्स काफ़ी हैं। आपके ख्याल में कभी कोई ऐसा मौका आएगा जब यूएई हतमी तौर पे हमसे कहेगा कि भाई आप अपनी राह आपने चुन ली है, हमारी तरफ से खुदा हाफिज़? मुझे लगता है कि थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल है। जाहिर है यूएई ने कुछ ऐसी डिमांड्स की, हमने नहीं मानी, और हमारी हुकूमत ने इसे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, पैसे वापस किए, नाराज़गी का भी इजहार नहीं किया, और हम आहिस्ता से एक नए अलायंस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुत्तहिदा अरब अमारात का ताल्लुक है, हमारे उनके साथ बहुत देरीना ताल्लुकात हैं, तो फौरी तौर पे तो वो ख़त्म नहीं होंगे। और ये जो ताल्लुकात हैं ये एलीट लेवल लिंक्स भी हैं, यानी जो हमारी अशराफिया है उनकी वहाँ पे जायदादें हैं, इन्वेस्टमेंट है, बहुत अरसे के गहरे रवाबित हैं। तो मुझे लगता है कि
मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए भी ये कहना कि हम पाकिस्तान से मुस्तकिल कता ताल्लुक हो जाएंगे, वो उनका इन्फ्लुएंस हमारे यहाँ मुकम्मल ख़त्म कर देगा। तो उनके भी हक में नहीं कि फौरी तौर पे ताल्लुकात को डाउनग्रेड करें। और हम भी जो अभी तक कह रहे हैं कि हम सऊदी अरब के साथ हमारा एक डिफेंस पैक्ट है, लेकिन हमारे लिए वो भी काबिल एहतराम है और हम उस रिलेशनशिप को बैलेंस करेंगे। पाकिस्तान ने ये पहला मौका नहीं कि बैलेंसिंग की हो। हम अमेरिका और चीन के साथ बैलेंसिंग करते हैं, हम सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ बैलेंसिंग करते हैं, लेकिन साथ साथ हम सिग्नल भी दे देते हैं कि हम वी आर नॉट ए पुश ओवर स्टेट। ऑफ कोर्स हम गरीब हैं, हमारे लिए मुआशी मसाइल हैं, लेकिन हमने एक तरह की एक लकीर खींच दी है कि अब बहुत इज्जत है, लेकिन इससे आगे हम नहीं जाएंगे। तो ये बैलेंसिंग एक्ट है और मेरे ख्याल में अभी तक हमारी रियासत इस बैलेंसिंग एक्ट को खुश उसलूबी से डील कर रही है। बिल्कुल मुख्तसरन अगर आप फरमाइएगा, अगर जो सवाल मेरे ख्याल में काफ़ी अहम बनता है कि ये यूएई तो मुख्तलिफ रियासतों का इकट्ठ है और जो मौजूदा क़यादत है वो एक ख़ास रियासत के साथ वाबस्ता है। क्या सारे के सारा यूएई के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक ही सोच रखते हैं? एक सोच तो नहीं है। अब अगर आप शारजा देखें, बहुत सारी दूसरी रियासतें देखें, तो उनमें मुख्तलिफ तरह की टेंडेंसीज हैं। और ख़ास तौर पे अब ये जो यूएई की तरह का जो भी मुल्क होता है, जिसका छोटा मुल्क होता है, जिसको हम अंग्रेज़ी में एंट्री पोर्ट सेंटर कहते हैं, नहीं ऐसा मरकज़ कि जहाँ से पूरी दुनिया की तिजारत गुजरती है, ऐसे मरकज़ को कायम रखने के लिए, उसकी मुआशी पॉलिसियों को कायम रखने के लिए ज़रूरी होता है कि सबके साथ अच्छे ताल्लुकात करें। तो यू कैनॉट हैव इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन विदाउट जियोपॉलिटिकल डाइवर्सिफिकेशन। इसके लिए आपने देखा कि सिंगापुर इसकी अच्छी मिसाल है, हांगकांग अच्छी मिसाल है। ये वो तमाम छोटी रियासतें हैं कि जिनका एक तिजारती हुजम बहुत ज़्यादा है, तमाम रियासतों के साथ ताल्लुकात हैं और उनकी जो मुआशी बुनियाद है वो गहरे तरीके से जुड़ी हुई है उनकी फॉरेन पॉलिसी के साथ। जो मुझे नज़र आता है मुत्तहिदा अरब अमारात की जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है वो ये है कि वो अपने आप को मुआशी तौर पे डिवर्सिफाई करना चाहते हैं, मजबूत रखना चाहते हैं, लेकिन खारजा पॉलिसी में वो एक दो रियासतों के साथ उनका अलायंस है। ये दोनों जो चीज़ें बहुत देर पा नहीं है। चुनाचे अभी तो ये है कि दे आर डबलिंग डाउन ऑन देयर रिलेशनशिप विद द यूएस एंड इजराइल, लेकिन ये है कि अल्टीमेटली ये कोई बहुत लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पॉलिसी नहीं है। लॉन्ग टर्म इसका सोल्यूशन या लॉन्ग टर्म पॉलिसी में नहीं है, अगरचे लॉन्ग टर्म विजन उनका यकीन मौजूद है। मशरिक़ वस्ता बहरहाल वैसा नहीं है जैसा हुआ करता था और ना ही शायद वैसा कभी हो। हमारा प्रोग्राम जारी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम आपको लाहौर लिए चलेंगे और जो ताजिर हैं जिनकी दुकानें बंद हैं उनके मसाइल के बारे में बताएंगे। मशरिक़ वस्ता की जंग ने बहुत कुछ तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस वैसे ही मंदा मंदा चल रहा था, अब जब से जंग का माहौल बना है तो तवानाई को बचाने के लिए ये मंदा बहुत बुरे हालात में है, धंधा ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अदिल मलिक साहब से हम बात कर रहे थे जो मशरिक़ वस्ता की, लेकिन मशरिक़ वस्ता की जो रिवर्बरेशंस हैं वो हमें पाकिस्तान भर में नज़र आ रही हैं। हमारा हब ट्रेड का और बिज़नेस का कराची, वहाँ से असफ़न यार फ़ारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया जो चेयरमैन है चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। वो हमें बताएंगे कि मशरिक़ वस्ता के हालात जो दुनिया भर में तजिया कारों के लिए एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इनको कैसे नज़र आ रहे हैं और उसका असर इन पर क्या पड़ रहा है। उमर याकूब साहब लिबर्टी मार्केट मौजूद हैं, उनसे हम ज़रा ग्राहकों के बारे में पूछेंगे। असफन साहब, अभी मैं अदिल मलिक साहब बात कर रहा था तो वो तो बता रहे थे कि मशरिक़ वस्ता के हालात तो संभलते हुए नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान के अंदर जो तिजारत के ऊपर असर पड़ रहा है और मार्केट्स को बंद करने का जो अमल है, कहा जा रहा है कि जब तक वो हालात नहीं संभलेंगे हमारे ये हालात नहीं बदल सकते, ये मार्केट्स 8 बजे बंद होंगी। मैं ज़रा आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि गैर मामूली सूरत हाल में हम क्या ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी तरफ से शिकायतें बहुत आ रही हैं। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में सिर्फ मसला दुकानें नहीं है, असल इशू ये है कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को भी हम बहुत मुतासर कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में एक तो 8 बजे दुकानें बंद करना इसलिए समझ में नहीं आता कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट है, कंज्यूमर बिहेवियर है और जो दीगर मामलात हैं, और अगर रीजन में देखें तो ये 8 बजे बहुत जल्दी है।
ठीक है जी, बिकॉज हम यही देख रहे हैं कि तकरीबन 25 से 35% रेवेन्यू में ड्रॉप आया है पिछले 3 हफ्तों में। ठीक है जी, और ये मैं रिटेल चेन्स की बात कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी दुकानों की बात कर रहा हूँ जो कि एफबीआर के साथ कनेक्टेड भी हैं, और वो डेटा सारा ट्रांसपेरेंट डेटा है। तो उसमें हमें नजर आ रहा है कि ये डेटा जो है, ये सेल जो है वो गिर गई हैं। हालांकि जब हम निकलते हैं और हम फिर गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन भी देखते हैं और ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखते हैं, तो बहुत सारी जगहें खुली हुई हैं। मैं आपको मिसाल लिख देता हूँ कि इस्लामाबाद की नोटिफिकेशन आई हुई है, उसमें उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि शॉप्स, मार्केट्स और मॉल्स बंद रहेंगे 8 बजे, लेकिन उसके अलावा तकरीबन 15 ऐसी सेक्टर्स हैं जो कि खुले रहेंगे 10 बजे तक। ठीक है जी, तो ये जो डिस्पैरिटी है, ये क्या, ये हम समझते हैं, एक तरफ हमें बात हो रही है कि एनर्जी सेविंग जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, 100% हम समझते हैं कि होनी चाहिए सेविंग, और उसका बैलेंस एक सोल्यूशन निकलना चाहिए। दूसरी तरफ हम कंज्यूमर या कस्टमर या पब्लिक निकल रहा है दूसरे कामों के लिए, तो वो निकल तो रहे हैं, फिर बिहेवियर चेंज कहाँ है और एनर्जी सेविंग एक्चुअली हो कितनी रही है। कमर्शियल सेक्टर जो पाकिस्तान में है वो, और फिर दफातर और दुकानें मिलाकर तकरीबन 8% है हमारे ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन का। तो हम कितना एक्चुअल सेव कर रहे हैं, सवाल ये उठता है। एक जो क्लेम आया था जब पिछली दफा ये इस पे बात हो रही थी 2023 में, कि 62 अरब रुपए दुकानें और रेस्टोरेंट और सारी चीजें सेक्टर्स बंद करने से हमें सालाना सेविंग होगी। ये फिगर ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो ये इम्पैक्ट आ रहा है मार्केटों में, और खास तौर पे जो ऑर्गेनाइज रिटेल है वो तो बिल्कुल बंद है, और उसकी वजह से आप हमें अप टू पूरी सप्लाई चेन, पूरी वैल्यू चेन, उसे मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, तमाम जो सेक्टर्स से मुंसलिक हैं, इनको बंद होने की वजह से पूरा चेन पे इम्पैक्ट जो आ रहा है वो अप टू 100 अरब पर वीक आ रहा है। तो हम, और उसका फिर इम्पैक्ट टैक्स के ऊपर भी आता है, जो कि हम टैक्स कंप्लायंट सेक्टर है। अगर मैं आपसे पूछूं, एक मिनट रुकिएगा, अगर ये जो आपने 100 अरब का जो आपने इम्पैक्ट गिनवाया, ये बहुत बड़ी, और ये पर वीक आप बता रहे हैं? पर वीक, बिल्कुल 200 अरब। मैं इसके थोड़ा कितना एक्यूरेट है एस्टिमेट? ये कितना एक्यूरेट है वो बताइए जरा जी, बताइए। जी जी बिल्कुल। तो बेसिकली हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रिटेल होलसेल ट्रेड का तकरीबन 21 खरब है सालाना। ठीक है जी, एक वो है। फिर तकरीबन 60% हमारी मैन्युफैक्चरिंग, जो कि आपको पता है कि डोमेस्टिक चीज़ें जो बनती हैं वो इन द एंड आपकी कंज्यूमर तक पहुंच रही होती हैं बहुत सारी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग का जो जीडीपी का पार्ट है। ये डॉक्यूमेंटेड है कि तकरीबन 60% जो मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, वो आपकी रिटेल या एंड कंज्यूमर तक पहुंचती हैं चीज़ें। फिर सर्विस सेक्टर तकरीबन आपका 20% है जो कि डायरेक्टली रिटेल के साथ लिंक्ड है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें और दीगर सर्विसेज हैं जो कि इससे लिंक्ड है। तो पूरी को हम देखते हैं, तो इससे तो हमने बल्कि एस्टिमेट निकाला था कि तकरीबन इससे शायद डबल हो सकता है, लेकिन हमने कंजर्वेटिवली फिर इसको लिया था कि ये तकरीबन 100 अरब का फैक्टर है। अगर हमने फिर अपने डेटा को देखा कि सिटी वाइज डेटा कहाँ पे आके बैठ रहा है, जो हमारी जो डिवाइसेस लगी हुई हैं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, उससे पता चलता है कि हमारे पास कितनी सेल रिड्यूस हो रही है। तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है, बिकॉज ये सारी एफबीआर तक भी डॉक्यूमेंटेड। आप होल्ड ऑन टू योर पॉइंट। आप असवन साहब अगर 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपके पास वापस आऊंगा। जरा मैं लिबर्टी मार्केट से होके आता हूं और आपके पास फिर मैं आऊंगा कि तजावीज़ क्या है, फिर हम क्या करें। हालात गैर मामूली हैं, वो ठीक होने के नहीं है, मशरक़ वस्ता तब्दील हो रहा है, जंग जारी है, तो हम करें क्या? उमर याकूब साहब मौजूद है लिबर्टी मार्केट में जो बंद है। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। एक तो बहुत अच्छा लगा कि आज आप काम के लिए गए हैं लिबर्टी मार्केट। वैसे तो रौनक देखने के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं, तो जहाँ पे आप मौजूद है दुकानें तो बंद हैं, लेकिन ये जो ग्राहक का बिहेवियर है, यानी लोगों का बाहर निकलना, असवन साहब ये कह रहे थे कि लोग तो निकल रहे हैं, तो लिबर्टी मार्केट में क्या कैफियत है? अच्छा बिल्कुल, आज 22 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन पूरे लाहौर की जो मार्केट्स हैं उनकी सूरत हाल ऐसी ही है कि 8 बजे के बाद यहाँ पर सन्नाटा होता है, वीरानी होती है, लोग शॉपिंग के लिए नहीं आ सकते। और लाहौर का अगर ट्रेंड समझें, लाहौर का मिजाज समझें, तो लाहौरी यूजली मार्केट जो है 11 बजे के बाद ओपन करते हैं। तो 11 बजे से 12 बजे के करीब ये लिबर्टी मार्केट ऑपरेशनल होती है। जब लोग यहाँ पर अपना काम ख़त्म करते हैं तो उसके बाद फिर उन्होंने आउटिंग के लिए जाना होता है। तो लिबर्टी मार्केट के अलावा बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर जो एक हॉस्पिटैलिटी इनका वो एक इंडस्ट्री है, वो इसके साथ पैरेलल मुतासिर हुई है कि जब शॉपिंग के बाद लोगों ने खाना खाने के लिए बैठना होता है तो वो भी पॉइंट्स बंद है। 10 बजे तक उन्होंने टाइम दिया है, तो 10 बजे से पहले ही 15 मिनट 20 मिनट पहले वो बंद करवा दी जाती है। और यहीं लिबर्टी मार्केट का भी हाल है कि 8 बजे से 15 से 20 मिनट पहले लोग लाइटें बंद करके अपनी मार्केट्स बंद कर देते हैं। नहीं करे तो पुलिस यहाँ पर आ जाती है और फिर FIR दर्ज होती है। तो लोग फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए, कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए मार्केट्स बंद करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर गाहक का रुझान तो है, लोग शॉपिंग के लिए बाहर निकलना चाहते हैं। दूसरा, टेम्परेचर बड़ा मैटर करता है। आजकल गर्मी चल रही है, तो गर्मी में
यूजली लोग शाम के वक्त शॉपिंग के लिए निकलते हैं, यहाँ पर रश होता है, लेकिन इस वक्त सन्नाटा है। वजह सिर्फ ये है कि लोग नहीं शॉपिंग कर पा रहे, मार्केट्स बंद हैं। और ये 15 अप्रैल तक के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था। बाद में एक नया ऑर्डर आ गया कि ताहुकुम सानी जब तक नया ऑर्डर नहीं आ जाता ये मार्केट्स बंद रहेंगी। 2 से 3 बार जो वज़ीर आला पंजाब का एक इजलास भी हुआ, उसमें ये मुद्दा डिस्कस किया गया कि लाहौर की वो मार्केट्स जहाँ पर लोगों ने करोड़ों रुपए का यहाँ पे सरमायाकारी की हुई है, उनका बिजनेस मुतासिर हो रहा है, तो उन्हें परमिशन दी जाए। लेकिन अभी तक जो है इस पर कोई फैसला नहीं हुआ, कोई नज़रसानी नहीं हुई। लोग जो ताजर हैं वो काफ़ी मुतासिर हैं और जो ख़रीदार हैं वो भी मुतासिर हैं, क्योंकि अगर सारा दिन जिन्होंने जॉब करनी है, नौकरी करनी है या किसी दुकान पे काम करना है, तो शाम को ही उन्होंने अपनी शॉपिंग के लिए निकलना है, ख़रीदारी करनी है। तो मार्केट्स अगर बंद होंगी तो वो फिर कहाँ से ख़रीदारी करेंगे। फिर लाहौर में ये भी एक बड़ा ट्रेंड है कि लोग फैमिलीज़ के साथ वीकेंड पे या वीक्स में भी आते हैं और कोशिश करते हैं कि जो खाना खाया जाए, अपनी फैमिली के साथ आउटिंग की जाए। तो रेस्टोरेंट्स का जो बिजनेस है वो भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। कल्चर जो है, जो लेट मार्केट्स में घूमने का, शॉपिंग करने का, वो मुतासर हुआ है, जिसकी हैवी कॉस्ट भी है। बैक टू कराची, असद साहब, वे आउट क्या है? हमारे पास 1.5-2 मिनट है, उसमें आप बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए हम बुनियादी ये जो मार्केटिंग का रात के 12 बजे 1 बजे तक खुलने के हवाले से बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करते। हम समझते हैं कि जो लाहौर में 2025 के शुरू में 10 बजे की टाइमिंग तय हुई थी रिटेल की, जो कि हमारे हिसाब से बैलेंस्ड है। तो 10 बजे की टाइमिंग मुनासिब है, बजाय और 12 बजे रात के 1 बजे मुनासिब नहीं, सिवाय चंद त्योहारों के लिए, ईद के चंद दिनों से पहले और वगैरह छुट्टियों के हवाले से। तो 10 बजे की टाइमिंग होनी थी जो पहले लाहौर में थी, वो मुल्क भर में हो सकती है बेशक। रिटेल की बात कर रहा हूँ। रेस्टोरेंट्स को आपको 1 घंटा शायद ज़्यादा देना चाहिए, बट ये नहीं होना चाहिए कि 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक आपके सारे जगहें खुली हों, बिकॉज वो फिर एक आपका रूटीन ही और आपके बिला वजह की आपकी जगहें खुली हुई और बिजली और बाकी अफरा तफरी। दूसरी बात है 10 बजे है जिसके ऊपर आप इत्तफाक करते हैं, इसके अलावा बिल्कुल दूसरी बात है कि हमारे यहाँ कि तमाम सेक्टर्स को यानी इक्वलाइज करें, यानी 10 बजे अगर दुकानें, 11 बजे रेस्टोरेंट करें, ये पे बंद कर दें, ताकि लोगों का जो आपका ट्रैफिक है, आपको ओवरऑल जो आना जाना है, लोगों की आदतें भी बदलें। लेकिन आदतें इतनी नहीं बदल सकती कि वेस्टर्न कंट्री की तरह 8 बजे या 7 बजे या 6 बजे दुकानें बंद हो रही हों। ना तुर्की में, ना इंडोनेशिया में, ना मलेशिया में, ना सऊदी अरब में, ना हमारे अगर खित्ते में देखें तो ये कहीं भी नहीं होता। गर्मी की वजह से, काम करने वाले लोगों की वजह से बहुत सारे हमारे फैक्टर्स हैं जो कि हमने अपने एरिया को देखना चाहिए, रीजन को देखना चाहिए, ना कि हम यूरोप या जर्मनी की मिसालें दे रहे हों। यहाँ पे गवर्नेंस का भी मॉडल बिल्कुल डिफरेंट है। आखिरी चीज ये है कि मैं सजेस्ट करूंगा कि डे लाइट सेविंग्स को जरा हम कंसिडर करें। 1 घंटे हम अगर अपने घड़ियों को आगे करेंगे, उससे बहुत फायदा हो सकता है। और ये तकरीबन ये स्टडी है लम्स की, जिसमें $500 मिलियन तक की सालाना सेविंग हो सकती है अगर हम इस तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। लेकिन हम इस पर सोचते हैं लेकिन हम करते नहीं है, बिकॉज उसमें हमें लगता है कि डिसरप्शन होगी। लेकिन ये हर जगह होता है ये काम। तो डे लाइट सेविंग्स को करें और 10 बजे की टाइमिंग रखें रिटेल की अक्रॉस द बोर्ड, जो कि मैनेजेबल है। कोई नहीं कह रहा कि 12-1 बजे तक दुकानें खोलें और जल्दी खोलें, लेकिन जल्दी खोलने बिल्कुल रीजनेबल है कि आप अक्रॉस द बोर्ड तमाम बिजनेसेस के लिए 10 बजे का वक्त दे दें। लोग तो बाहर निकल ही रहे हैं, तो फिर वो अपनी शॉपिंग भी कर लें। 10 बजे के बाद नहीं होना चाहिए। विन विन है दोनों तरफ से। देखते हैं कि हुकूमत इसके ऊपर क्या रद्द अमल देती है। हमारी तरफ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।